पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कोई यहाँ पर बाहर आता है। खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट की तरफ देखता है और उनकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है। इसके बाद खूनी बाबा मिस्टर मीट और इविल नन की तरफ मुड़ता है और अपनी शक्तियों से दोनों की बर्फ को पिघला देता है। दोनों की बर्फ पिघलाने के बाद खूनी बाबा उन दोनों के नीचे एक पोर्टल खोलता है और अपनी शक्तियों से खूनी बाबा दोनों को पोर्टल में गिरा देता है और खुद भी उस पोर्टल में कूद जाता है। लेकिन आखिर ये पोर्टल कहाँ जाके खुलेगा? अरे ये क्या, ये तो जाना पहचाना घर लगता है, लेकिन ये किसका घर है? अरे हाँ, याद आया, ये तो ग्रैनी का घर है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मिस्टर मीट और इविल नन एक एक करके गिरते हैं और खूनी बाबा मिस्टर मीट के ऊपर कूदता है और फिर खूनी बाबा मिस्टर मीट से बोलता है कि मिस्टर मीट, जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम बेहोश होने का नाटक कर रहे हो और अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें दुनिया से उठा दूंगा। ये सुनते ही मिस्टर मीट डर जाता है और डर के मारे तुरंत उठकर खड़ा होने लगता है और फिर वो खूनी बाबा से बोला, खूनी बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। इस इविल नन ने मुझे थम्स अप और चिप्स लाने के लिए भेज दिया था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं था और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो इविल नन फ्रीज पड़ी थी और इसी के वजह से वो तीनों वहाँ से भाग गए। इसमें सारी गलती इविल नन की है। मैंने तो उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर भी हमला कर दिया और मेरी हालत भी खराब हो गई। मैंने तुम दोनों को एक काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ और बहाने बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हो। ये तुमने ठीक नहीं किया। चलो, ये तो तुमसे पहली बार हुआ है, इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ। अब जल्दी से इविल नन को उठाओ, मुझे तुम दोनों से एक और काम है। अगर वो काम भी ठीक से नहीं हुआ तो वो तुम दोनों का आखिरी काम और आखिरी दिन होगा। ये सुनकर मिस्टर मीट इविल नन की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर उसे लातों से मार मार कर उठाने लगता है। थोड़ी देर मारने के बाद वो बोलता है, ए इविल नन, जल्दी से उठ जा। अगर तुम नहीं उठी तो खूनी बाबा तुम्हारे शरीर का सारा खून निकाल कर पी जाएंगे और तुम्हें दोबारा टपका देंगे। ये सुन के इविल नन को होश आ जाता है और वो उठने लगती है। खड़े होते ही वो खूनी बाबा की तरफ मुड़ जाती है। तभी खूनी बाबा इविल नन से बोला कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो चारों हमारे हाथों से निकल गए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें दोबारा कब्र में गाड़ दूंगा। और इधर घर के अंदर ग्रैंडपा, घोड़े, गधे सब कुछ बेचकर मजे से सो रहे होते हैं। लेकिन आखिर ये ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसके कारण इनको नींद आ गई? अरे ये क्या, ग्रैंडपा का टीवी तो ऑन है। शायद ग्रैंडपा टीवी देख रहे थे और उसे देखते देखते सो गए। लेकिन ये टीवी में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। टीवी की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर ग्रैंडपा की नींद टूट जाती है और वो सोफे से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा उठकर अपना हथियार उठाते हैं और बाहर की बातचीत सुनकर वो सोचते हैं कि बाहर जो भी आया है, आज मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक तो मेरी नींद पहले ही खराब हो चुकी है, ऊपर से ये लोग बाहर आकर मौज मार रहे हैं। अब ये लोग बचेंगे नहीं। इसके बाद ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं और वो अपने सामने इविल नन, मिस्टर मीट और खूनी बाबा को खड़ा हुआ देखते हैं। इन लोगों को देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि इविल नन, तुम तो मर गई थी, तो दोबारा जिंदा कैसे हो गई और तुम यहाँ करने क्या आई हो? और ये मिस्टर मीट यहाँ पर क्यों आया है? और तुम दोनों मिलकर ये किस बुढ़े को यहाँ पर उठाकर ले आए हो? जल्दी से इस बुढ़े को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरी नींद खराब कर चुके हो तुम लोग। तो अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना इस बुढ़े को मारकर इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। ये सुनकर इविल नन बोली, ग्रैंडपा, जरा तमीज से बात करिए, ये खूनी बाबा हैं और अगर आपने इनसे तमीज से बात नहीं की तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा और फिर ये आपको मारकर आपका खून पी जाएंगे। तो इसलिए जरा संभल कर रहिए इनसे। देखो, तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी ग्रैनी को मार दिया है और तुम लोगों ने मेरी नींद भी खराब कर दी। तो इसलिए यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है, ग्रैनी को क्या हो गया? उसे जो भी हुआ है तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ। और अगर वो जिंदा हो गई तो बदले में तुम लोगों को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और अगर तुमने काम करने से मना किया या काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी प्यारी ग्रैनी को भी मार दूंगा और फिर यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, वो भी 4 कंधों पर। अबे तू क्या मेरी ग्रैनी को जिंदा करेगा? तू तो मुझे शक्ल से कोई ढोंगी बाबा लगता है। तेरे अंदर कुछ शक्ति भी है। चल ठीक है, मान लिया कि तू असली है, लेकिन अगर तूने ग्रैनी को जिंदा नहीं किया तो मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनकर खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा पर अपने छड़ी से हमला कर देता है, जिससे ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। खूनी बाबा से मार खाने के बाद ग्रैंडपा को समझ आ जाता है कि खूनी बाबा कितना खतरनाक है और वो उनसे माफी मांगने लगे। भारी मिस्टेक हो गया सर,
एकदम बलंडर हो गई। खूनी बाबा से माफी मांगने के बाद ग्रैंडपा उठकर खड़े होते हैं। खूनी बाबा ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझे बुढ़ा वगैरह बोलने की गलती मत करना, वरना असल में बुढ़ा कौन है वो तुम्हें पता चल जाएगा। 4 दिन ही बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के, और उसमें भी मुझसे पंगा लेने की गलती मत करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जाओ, पहले ग्रैनी को लेकर आओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा खूनी बाबा की बात मानते हुए बेसमेंट में जाने लगते हैं। बेसमेंट में आते ही ग्रैंडपा ग्रैनी के पास जाते हैं और उन्होंने ग्रैनी को बर्फ में जमा कर रखा हुआ था ताकि ग्रैनी की बॉडी खराब ना हो। इसके बाद ग्रैंडपा ग्रैनी की बर्फ अपने हथियार से तोड़ने लगते हैं और फिर ग्रैनी की बर्फ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा ग्रैनी की डेड बॉडी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और वो उसे याद कर रोने लगते हैं। और इधर रॉड भी गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर अपनी वैन से पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंच चुका है और बाबा का घर बस आने ही वाला है। और थोड़ी देर में रॉड बाबा के घर पर पहुंच जाता है और वो अपनी वैन को बाबा के घर के बाहर खड़ा कर देता है और ये लोग देखते हैं कि बाबा तो अभी भी गहरी तपस्या में लीन हैं। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन एक एक करके वैन से उतर जाते हैं और बाबा के पास आकर उन्हें देखने लगते हैं। बुल्ली कहता है कि ये क्या, बाबा तो बहुत गहरी तपस्या में मग्न हैं, अब हम इन्हें कैसे उठाएं? जो भी उनकी तपस्या तोड़ेगा बाबा तो उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देंगे। लेकिन तभी शॉन के खुरापाती दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और फिर वो बाबा के कसरत वाले मशीन पर लेट जाता है और भारी वेट को उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी शॉन वेट को नहीं संभाल पाता और वेट उसके ऊपर ही गिर गया और वो बहुत ही तेज चिल्लाने लगता है, जिससे बाबा का ध्यान टूट जाता है और वो जाग जाते हैं और फिर वो शॉन के वेट को हटाते हैं और शॉन उठकर खड़ा होता है। इसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली से पूछते हैं कि तुम लोग आधी रात को यहाँ पर क्यों आए हो और ये शॉन इतना भारी वजन क्यों उठा रहा था? वो तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर उठ गया, अगर मैं नहीं उठता तो इसका तो काम तमाम हो जाता। तभी शॉन बताता है कि बाबा, वो मैंने आपको तपस्या से उठाने के लिए ये सब किया, क्योंकि अगर मैं आपकी तपस्या भंग करता तो आप मेरी चटनी बना देते और हमें आपकी मदद चाहिए। आपकी छड़ी चोरी हो चुकी है और उसे चुराने वाला मिस्टर मीट है और मिस्टर मीट ने उस छड़ी को नकली बाबा को दे दिया, जिसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो खूनी बाबा बन चुका है और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो हमें मारना भी चाहता है। बाबा आपको जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इधर खूनी बाबा ग्रैंडपा का वेट करके पागल हो गया है और वो इविल नन और मिस्टर मीट से बोलता है कि जब तक ग्रैंडपा नहीं आ जाता तब तक मैं शहर के चक्कर लगाकर आता हूँ। और फिर वो शहर की तरफ जाने लगता है। वो शहर में पहुंचकर देखता है कि नीचे 2 बड़े बड़े साइज के लोग बर्फ में जमे पड़े हैं। ये देखकर वो नीचे आता है और फिर दोनों की बर्फ टूट जाती है। खूनी बाबा दोनों को देखकर सोचता है कि ये दोनों तो काफी शक्तिशाली लगते हैं, ये लोग मेरे काफी काम आ सकते हैं। यही सोचकर खूनी बाबा तुंग तुंग सहूर और सिलेंडर मैन को उड़ाकर वहां से ले जाने लगता है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को हाथों में लेकर बेसमेंट से ऊपर आ चुके हैं और फिर वो ग्रैनी को बाहर ले जाने लगते हैं। बाहर आकर ग्रैंडपा भारी मन से ग्रैनी को मिस्टर मीट और इविल नन के बीच में लेटा देते हैं और फिर ग्रैंडपा इविल नन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा खूनी बाबा? अब जब मैं ग्रैनी को लेकर आ गया तो वो यहाँ से भाग गया, उसने मुझे धोखा देकर अपनी औकात दिखा दी। ग्रैंडपा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर तुम सहूर और सिलेंडरमैन आसमान से तीनों के ऊपर गिरते हैं, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर खूनी बाबा भी वहां पर आ जाता है और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों से सभी को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद ग्रैनी जिंदा हो जाती है और बाकी सबको भी होश आ जाता है और फिर तुंग सहूर और सिलेंडरमैन एक तरफ हो जाते हैं और बाकी लोग दूसरी तरफ। इसके बाद सिलेंडरमैन खूनी बाबा से कहता है कि कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर कौन लेके आया है? ये ग्रैनी ग्रैंडपा को तो मैं जानता हूँ, इनसे मेरी पुरानी दोस्ती है, लेकिन तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी लगती है। जल्दी बता दो कौन हो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है कि मैं खूनी बाबा हूँ और ग्रैनी मर चुकी थी, मैंने उसे अभी अभी जिंदा किया है और मैं ही तुम दोनों को यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों से काम है और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें और भी शक्तिशाली बना दूंगा और अगर तुम लोगों ने मना किया तो तुम्हारा अंजाम रोड पर मरे हुए कुत्ते जैसा होगा। लेकिन सिलेंडरमैन के भेजे में ये बात कहाँ घुसने वाली थी और वही हुआ। वो बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या, मुझे तुम उल्लू बनाने की अच्छी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मुझे याद आ गया है कि तुम कौन हो। तुम वही बुढ़े बाबा हो जिसने मुझे बहुत समय पहले मारने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं कमजोर था, लेकिन अब नहीं, आज तुम नहीं बचोगे, तैयार हो जाओ मरने के लिए। सिलेंडरमैन खूनी बाबा को असली बाबा समझकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। तभी खूनी बाबा भी उसकी तरफ दौड़ लगा देता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे सिलेंडरमैन दूर जाके गिरता है।
ये देखकर तुंग तुंग सहूर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने इसे मारकर हम दोनों से पंगा ले लिया है। इसे तो तुमने आसानी से मार दिया, लेकिन मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे तुम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली शक्ति किसे कहते हैं। इतना बोलकर तुंग सहूर खूनी बाबा की तरफ बैट लेके हमला करने जाता है, लेकिन खूनी बाबा उसके हमले से बचते हुए उसे किक मार के गिरा देता है। लेकिन इससे इन दोनों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी देर में ही दोनों दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर दोनों एक साथ खूनी बाबा पर हमला कर देते हैं। लेकिन खूनी बाबा इन दोनों को हवा में ले जाता है और आसमान में उल्टा घुमाकर जमीन में ले जाकर गाड़ देता है, जिससे दोनों की बैंड बच जाती है। और फिर खूनी बाबा बोलता है कि देखा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है तो बोलो, मैं पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। लेकिन तभी सिलेंडर मैन अपनी जेब से सफेद झंडा निकालता है और उसे दिखाकर अपनी हार मान लेता है। ये देखकर खूनी बाबा इसकी बात समझ जाता है और इन दोनों को अपनी पावर से जमीन से बाहर निकालता है और फिर दोनों खूनी बाबा को देखने लगते हैं। तभी खूनी बाबा इन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों मेरा साथ दोगे तो मैं अपनी शक्तियों से तुम दोनों को इतना ताकतवर बना दूंगा कि फिर तुम्हें कोई भी आसानी से नहीं हरा सकेगा। और अब मुझे लगता है कि तुम लोग इनकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दुश्मन एक ही हैं, गुल्ली बुल्ली, शॉन रॉड और खासकर वो बाबा। उस बाबा ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था, जिससे सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। अब मुझे चाहिए इस बात का बदला। तभी मिस्टर मीट भागकर खूनी बाबा के पास जाता है और वो खूनी बाबा से बोलता है कि खूनी बाबा, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम इन दोनों में से किसी एक को खूनी पिग बना दें, क्योंकि खूनी पिग गुल्ली बुल्ली और शॉन का दोस्त है। और अगर इनमें से कोई एक वहाँ खूनी पिग बनकर जाएगा तो वो लोग आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे और फिर वो लोग इसके साथ यहाँ पर खुद ही आ जाएंगे। फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उनके यहाँ आते ही हम लोग उन सबको पकड़ लेंगे। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं किसी खूनी पिग को नहीं जानता और जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं तब तक मैं इन्हें उसका रूप कैसे दे पाऊंगा। तभी मिस्टर मीट बोलता है कि मेरे पास उसकी फोटो है, वो मेरे फोन में पड़ी हुई है, अभी दिखाता हूँ। और इतना बोलकर मिस्टर मीट अपनी जेब से फोन निकालकर फोटो दिखाने लगता है। लेकिन ये क्या, आखिरकार मिस्टर मीट ये क्या दिखा रहा है? ये देखकर मिस्टर मीट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर वो खूनी पिग की सही फोटो दिखाता है। फोटो देखकर खूनी बाबा बोलता है कि अच्छा, तो ये है वो जंगली सुअर जिसका नाम खूनी पिग है। इसके बाद खूनी बाबा जादुई छड़ी को आसमान की तरफ उठाता है और फिर उसमें से बिजली निकलने लगती है। और अचानक से मौसम बदल जाता है। इसके बाद आसमान से बिजली निकलती है और वो सीधे सिलेंडर मैन पर गिरती है, जिससे वो तड़पने लगता है। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद उसका शरीर फट जाता है और अंदर से खूनी पिग निकलता है। यानी कि अब सिलेंडर मैन खूनी पिग की सस्ती कॉपी बन चुका है। इसके बाद सिलेंडर मैन, जो कि खूनी पिग बन चुका है, वो खूनी बाबा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि खूनी बाबा, तुमने मुझे बिना मेरी इजाजत के इस सड़े हुए जंगली नाली के सुअर में बदलकर ठीक नहीं किया। मैं इसके लिए अभी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा तुमसे, याद रखना मेरी बात को। ये सुनकर खूनी बाबा बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात बदले वाले दिन की, वो दिन कभी नहीं आने वाला। और अब चुपचाप मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और जाओ जाकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं उन तीनों को यहाँ लाना तो चाहता हूँ, लेकिन वो लोग अभी हैं कहाँ पर? वो लोग अभी उस बुढ़े बाबा के घर पर गए हैं। जाओ जल्दी से वहाँ से उन्हें लेकर आओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बाबा के घर का रास्ता नहीं जानता हूँ और बिना रास्ता जाने मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? और उन्हें क्या बोलकर यहाँ पर लाऊंगा कि खूनी बाबा ने तुम्हें पकड़ने मुझे भेजा है? अब बस बहुत हुआ, अब तुम सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इसके बाद खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो सिलेंडर मैन की तरफ फायरबॉल छोड़ देता है। फायरबॉल देखते ही सिलेंडर मैन दुम दबाकर भागने लगता है और भागते भागते बोलता है कि खूनी बाबा, तुमने ये क्या छोड़ दिया मेरे पीछे? अब मैं इससे कैसे बचूं? ये तुम्हारे सारे सवालों का ऑल इन वन जवाब है। अब ये तभी रुकेगा जब तुम उस बाबा के घर पहुंच जाओगे। और रही बात कि तुम गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैसे लाओगे, तो वो मैं नहीं जानता, उसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझे? ये सब सुनते हुए सिलेंडर मैन वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाबा के घर वाले पहाड़ी पर पहुंच जाता है और रोड पर पूरी जान लगाकर भागते रहता है, क्योंकि बाबा का घर अभी तक आया नहीं है। तभी वो बाबा के घर के पास पहुंचने लगता है और अभी सारे लोग बाबा के घर पर ही हैं
जैसा कि खूनी बाबा ने बताया था। और तभी वो फायरबॉल खूनी पिग के पूंछ में लगकर गायब हो जाती है और उसके पूंछ में आग लग जाती है, जिससे खूनी पिग इधर उधर भागने लगता है और दौड़ते हुए पीछे बने तालाब में कूद जाता है। इसके बाद वो पानी में डूबने लगता है, क्योंकि खूनी पिग को तैरना ही नहीं आता, इसलिए नकली खूनी पिग भी तैर नहीं पा रहा। ये देखकर गुल्ली बोलता है कि खूनी पिग, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? और वो भी भागते हुए सीधा पानी में कूद गए। बुल्ली बोला, हाँ, और तुम इतने कम पानी में भी डूब कैसे रहे हो? आखिर कोई इतने कम गहरे तालाब में डूब कैसे सकता है? खूनी पिग बोला, क्या, कैसे, क्यों ही करते रहोगे या मुझे बचाओगे भी? मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे जल्दी। ये सुनकर बुल्ली तालाब के पास आता है और खूनी पिग को दोनों हाथों से खींचकर बाहर निकालने लगता है और इसी तरह से खूनी पिग की जान बच जाती है। तभी शॉन खूनी पिग से पूछता है, खूनी पिग, आखिरकार तुम यहाँ पर भागते हुए क्यों आ रहे थे और ये तुम्हारे पीछे फायरबॉल कैसे पड़ गई थी? अगर तुम पानी में नहीं कूदते तो तुम तो आग से जलकर मर जाते, और अगर बुल्ली तुम्हें बाहर नहीं निकालता तो तुम डूब कर मर जाते। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? ये सुनकर खूनी पिग सभी लोगों से सारी बात बताता है। मैं ग्रैनी के घर के सामने से गुजर रहा था, तभी मुझे उसके घर के बाहर काफी सारे लोग दिखाई दिए और वहाँ पर ग्रैनी भी थी, और उन सभी के साथ में बाबा जैसा दिखने वाला कोई और बाबा दिखाई दिया। वो अपने आप को खूनी बाबा बता रहा था। तभी उसने मुझे देख लिया और वो कहने लगा कि तुम उन लोगों के दोस्त हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर उसने मेरे पीछे फायरबॉल छोड़ दिया और फिर मैं अपनी जान बचाकर भागता भागता यहाँ पर आया हूँ और मैं बाबा से मदद मांगने यहाँ पर आया हूँ। लगता है कि इस खूनी बाबा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अब तक सिर्फ तुम लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ था और अब वो तुम्हें जानने वाले सभी लोगों के पीछे पड़ गया है, और मुझे लगता है कि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी हैं, और इससे पहले कि वो शहर में तबाही मचाना शुरू करे मुझे उसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। चलो सभी लोग मेरे पीछे आओ और अपने अपने गाड़ी में बैठ जाओ। इसके बाद बाबा की बात मानते हुए गुल्ली, बुल्ली और शॉन रॉड के साथ उसकी वैन में बैठ जाते हैं और खूनी पिग बाबा के साथ उनकी बाइक पर बैठ जाता है और फिर सभी लोग ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और ग्रैनी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सारे लोग थोड़े चौकन्ना हो जाते हैं कि कहीं आसपास कोई जानवर ना हो। तभी सभी लोग किसी चीज को देखकर गाड़ी रोक देते हैं और सामने देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो असली वाला खूनी पिग है और ये गुल्ली, बुल्ली और शॉन के सामने आ चुका है। ये देखकर नकली वाला खूनी पिग हैरान हो जाता है। तभी खूनी पिग अपनी बाइक से उतरता है और वो बाबा और बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि बाबा, ये आप लोग किस बहरूपिया खूनी पिग के साथ घूम रहे हैं, और आखिरकार ये है कौन जो मेरा रूप बदलकर आप लोगों के साथ घूम रहा है? कौन हो तुम? सच सच बताओ। ये सुनकर दूसरा वाला खूनी पिग बोलता है कि यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि बहरूपिया मैं नहीं बल्कि तुम हो, मैं असली वाला खूनी पिग हूँ। ये सब देखकर बाबा का दिमाग घूम जाता है और वो बाइक से नीचे उतरकर बोलते हैं, ये असली नकली का खेल अभी के अभी बंद करो और जल्दी जल्दी बताओ कि तुम दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है, वरना दोनों पिटने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद सारे लोग रॉड की वैन से उतर जाते हैं और फिर दूसरा वाला खूनी पिग पहले वाले खूनी पिग के पास चला जाता है। ये देखकर पहले वाले खूनी पिग का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अरे ओ सड़े हुए नाली की औलाद, चुपचाप बताओ कि तुम हो कौन, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारा खून करके मिस्टर मीट को बेच दूंगा। कौन किसका खून करेगा ये जानने से पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और मिस्टर मीट को कैसे जानते हो? वो तो मेरा दोस्त है, आखिर वो तुम्हारे जैसे ढोंगी मलिच्छे से दोस्ती कैसे कर सकता है? तभी शॉन इन दोनों को लड़ता देखकर इन दोनों के पास भागकर आता है और वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। खूनी पिग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं असली कौन है और नकली कौन है ये पहचान सकता हूँ। इसके लिए तुम दोनों को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो पहला सवाल ये है कि तुम दोनों ने किस कलर की चड्डी पहनी है? ये सुनकर दोनों खूनी पिग एक दूसरे को देखते हुए थोड़ा सोचते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो चड्डी ही नहीं पहनी और दोनों बोलते हैं कि हम चड्डी ही नहीं पहनते। फिर शॉन दूसरा सवाल पूछता है कि ये बताओ कि तुम दोनों में से नकली कौन है? ये सुनकर दोनों खूनी पिग बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि मैं हूँ। ये सुनकर बाबा का दिमाग पूरा घूम जाता है और बस फिर क्या था, बाबा ने स्पीयर का इशारा देते हुए दोनों की तरफ दौड़ लगा दी और दोनों को एक जबरदस्त स्पीयर लगा दिया जिससे दोनों दूर जाके गिरते हैं और वहीं ढेर हो जाते हैं। इसके बाद गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड भागकर बाबा के पास आते हैं और दोनों खूनी पिग को देखने लगते हैं। बाबा भी दोनों को देख रहे होते हैं और बाबा कहते हैं कि अब तुम दोनों जल्दी बता दो कि कौन असली है और कौन नकली, वरना तुम दोनों को गरम तेल में फ्राई किया जाएगा, वो भी बेसन लगा के। ये सुनकर दूसरा वाला खूनी पिग उठकर खड़ा होता है और पहला वाला खूनी पिग वहीं पर बैठकर रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि अब मैं गुल्ली, बुल्ली से दोस्ती तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि बाबा हर बार मेरी बिना बात के सुताई कर देते हैं। क्या मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो हर बार मुझे ही बजाया जाएगा? ये देखकर बाबा कहते हैं कि रो रो कर मनहूसियत मत फैलाओ। अब हमें समझ आ गया है कि तुम ही असली खूनी पिग हो और नकली वाले के साथ हमें क्या करना है इसका पता भी हमें चल गया है। अब इसके साथ क्या होने वाला है
तुम ये देखो। ये सब सुनकर नकली खूनी पिग समझ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है और वो अब इनसे नहीं बचने वाला। अगर बचना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। यही सोचकर वो पीछे मुड़ता है और दुम दबाकर वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर बाबा उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं और उसे एक किक मार के गिरा देते हैं, जिससे नकली खूनी पिग वही बेहोश हो जाता है। तभी असली खूनी पिग उठकर खड़ा होता है और फिर शॉन बाबा से बोलता है कि बाबा, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो इसको जान से मार दिया। अब हम इससे कैसे पूछेंगे कि ये कौन था? ये सुनकर बाबा बोलते हैं कि ये अभी मरा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। इसे बेहोश करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। हमें खूनी पिग को ग्रैनी के घर भेजना होगा ताकि ये खूनी बाबा का प्लान पता करके हमें आके बता सके, क्योंकि मुझे लगता है ये नकली वाले खूनी पिग को उसने ही भेजा था और इस तरह से हमें खूनी बाबा का सारा प्लान पता चल जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला कि बाबा, मुझे आपका प्लान कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि पहली बात तो ये है कि खूनी बाबा कौन है ये मैं नहीं जानता और नाम से मुझे ये बहुत खतरनाक लगता है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आखिर ये बहरूपिया हैं कौन। और अगर मैं खूनी बाबा के सामने गया और अगर उसे मेरी असलियत का पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा ही मार डालेगा और मेरी बिरयानी बना के खा जाएगा। इसलिए मैं इतना बड़ा जोखिम भरा काम नहीं कर सकता, इसमें मेरी जान का खतरा है। खूनी पिग को डरा हुआ देखकर बाबा उससे कहते हैं कि इस काम में तुम्हारी जान का खतरा तो है, इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो पहले इस नकली वाले खूनी पिग को होश में लाने की तैयारी करो। गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों जाके इसके दोनों टांगों को फैलाओ और शॉन इसका मुंह पकड़ लो और फिर खूनी पिग इसका इलाज करेगा। बाबा के इतना बोलते ही गुल्ली बुल्ली अपने काम पे लग जाते हैं और शॉन भी उसका गला पकड़ लेता है ताकि वो उठकर भाग ना पाए। और फिर बाबा खूनी पिग को उसके काम को अंजाम देने का इशारा करते हैं। ये देखकर खूनी पिग भी बाइक पर बैठकर बाइक को स्टार्ट कर लेता है और वो नकली वाले खूनी पिग की तरफ बाइक को उड़ाकर ले जाने लगता है और फिर इसी तरह से नकली खूनी पिग का फ्यूज उड़ा दिया जाता है। इतनी खतरनाक कुटाई के बाद नकली खूनी पिग को होश आ जाता है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसके बाद बाबा उससे पूछते हैं कि अब बताओ तुम कि कौन हो तुम और यहाँ पे खूनी पिग का भेष बना के क्यों आए हो और हमें तुम कहाँ पे लेके जा रहे थे? तभी रॉड वहाँ पे भाग के आता है और बोलता है कि बाबा, आप कहें तो मैं इसको फ्रीज कर दूं क्या, क्योंकि ये तो ऐसे कुछ बताएगा नहीं, इसलिए इसे फ्रीज करके इसके पिछवाड़े में हाथी वाला इंजेक्शन लगाऊंगा, तभी ये कुछ बोलेगा। तभी पॉटी बॉय शॉन बोलता है कि रॉड, तुम्हें इसको फ्रीज करके इंजेक्शन लगा के इतना महंगा इंजेक्शन इसके ऊपर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मेरा देसी जुगाड़ ही काफी है। इतना बोलते ही शॉन उसको एक जबरदस्त लात मारता है और फिर शॉन उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे गुस्से पे घूंसे मारने लगता है। थोड़ी देर तक घूंसों की बारिश करने के बाद शॉन उसे मारना छोड़कर खड़ा होता है और बोलता है कि अब जल्दी से बोलना स्टार्ट करो, वरना तुम्हारा इससे भी बुरा हाल किया जाएगा और लास्ट में मैं अपनी जहरीली पात छोड़कर तुम्हारा सांस लेना हराम कर दूंगा। ये सुनकर वो बोलता है कि नहीं, मुझे अब और मार नहीं खानी, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं सिलेंडर मैन हूँ और मुझे खूनी बाबा ने तुम सबको बेवकूफ बनाकर तुमको ग्रैनी के घर लाने को बोला था और इसीलिए उसने मुझे एक जादुई छड़ी से खूनी पिग का हमशक्ल बना दिया, क्योंकि वो तुम लोगों का दोस्त है जिससे तुम्हें वहाँ ले जाने में आसानी हो। इतना बोलने के बाद सिलेंडर मैन खड़ा होता है और दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है और सभी लोग उसको भागते हुए देखते रह जाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, खूनी पिग, तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से जाके अपनी बाइक से उसका पीछा करो, हम लोग भी अपनी अपनी गाड़ी से तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनते ही खूनी पिग अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड से सिलेंडर मैन का पीछा करने लग जाता है, लेकिन सिलेंडर मैन ग्रैनी के घर के एकदम पास पहुंच चुका है और खूनी पिग भी उसका पीछा करते करते ग्रैनी के घर के करीब आता जा रहा है। सिलेंडर मैन ग्रैनी के घर के सामने पहुंचकर खूनी पिग की तरफ मुड़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कि तुमने यहाँ पे अकेले आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम सबने मिलके मेरी बहुत सुताई की है, जिसका बदला मैं वनहेरी अभी तुमसे लूंगा। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि अब तुम जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। तभी सिलेंडर मैन के सामने खूनी बाबा, इविल नन, मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा आ जाते हैं। तभी खूनी बाबा सिलेंडर मैन की तरफ मुड़ता है और गुस्से से उससे बोलता है कि सिलेंडर मैन, मैंने तुम्हें एक काम करने को दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कहा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ पे लेकर आना और खास करके वो रॉड को, लेकिन तुम तो अपने जुड़वा भाई को उठा लाए हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन पहले मैं इससे निपट लूं, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा और फिर ये असली वाले को मार के मैं तुम्हारी आत्मा इसके अंदर ही डाल दूंगा। फिर तुम जिंदगी भर जंगली सुअर बन के घूमते रहना और नाली में रहने वाले कीड़ों के साथ अपनी रात बिताते रहना। ये सुन के सिलेंडर मैन घबरा जाता है और वो खूनी बाबा से बोलता है कि खूनी बाबा, मैं तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को पागल बनाकर यहाँ ला ही रहा था, लेकिन तभी रास्ते में ये खूनी पिग वहाँ पे हमारे सामने आ गया और फिर इन लोगों ने मिलकर मुझसे सवाल जवाब किए।
लेकिन मैंने इनको कुछ ज्यादा नहीं बताया। लेकिन फिर इन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, जिसे मैं सह नहीं पाया और मैंने सब कुछ बता दिया और मौका मिलते ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आया। लेकिन पता नहीं कैसे ये जंगली सुअर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। सिलेंडर मैन की सारी बकवास बातें सुन के खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने उनको सारी बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती को हमारी दुनिया में गद्दारी करना कहते हैं। इसका मतलब अब तुम गद्दार बन चुके हो और इसकी सजा सिर्फ एक ही है, वो है तुम्हारी मौत। लेकिन इसके पहले मुझे इन लोगों से निपटने दो। तुम्हारे गद्दारी करने के कारण हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग अब पूरी तैयारी से यहाँ आएंगे और क्या पता वो बाबा कोई नया हथियार लेके आ जाए जिसके वजह से उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर खूनी बाबा असली वाले खूनी पिग की तरफ मुड़ता है और उससे बोलता है कि तुम जब यहाँ अकेले आ ही गए हो तो अब तुम वापस जिंदा तो नहीं जा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचाने का एक चांस देता हूँ। या तो तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ या फिर अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुम हमारी गैंग में शामिल हो गए तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगा, जिससे तुम वो बाबा और गुल्ली बुल्ली से अपना बदला ले पाओगे। लेकिन ग्रैंडपा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बोलते हैं कि इस मलीच्छे सुअर को हमारी गैंग में शामिल होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये भी एक गद्दार है। इसने मुझसे ग्रैनी के बर्थडे के दिन गद्दारी की थी और हमें मरता छोड़ के भाग गया था। और इतना बोलकर ग्रैंडपा खूनी पिग के ऊपर हमला कर देते हैं और अपनी छड़ी को खूनी पिग की तरफ फेंक कर मारते हैं। लेकिन ग्रैंडपा का ये अटैक फेल हो जाता है, क्योंकि खूनी पिग ग्रैंडपा की छड़ी को हवा में ही पकड़ लेता है। और फिर वो उसकी बाइक से उतर के बोलता है कि ग्रैंडपा, अब आप बूढ़े हो चुके हो, अब आपका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप तो एक छड़ी भी अच्छे से नहीं फेंक पा रहे हो, तो आप गुल्ली बुल्ली को कैसे हरा पाओगे? लगता है मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि छड़ी कैसे फेंकी जाती है। और इतना बोलकर खूनी पिग ग्रैंडपा की छड़ी को उनकी तरफ ही फेंक देता है, जिसके कारण वो छड़ी सीधे जाके ग्रैंडपा को लगती है, जिसके कारण ग्रैंडपा संभल नहीं पाते और उल्टा होके गिर जाते हैं और वो छड़ी हवा में घूमकर सीधे ग्रैंडपा के पिछवाड़े में घुस जाती है, जिससे ग्रैंडपा को बहुत दर्द होता है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगते हैं। ग्रैंडपा को इस हालत में देखकर ग्रैनी बहुत तेजी से ग्रैंडपा के पास भागकर आती है। ग्रैंडपा की इतनी बुरी हालत देखकर ग्रैनी को बहुत दुख होता है और फिर वो रोने लगती है। ग्रैनी को इतना ज्यादा दुखी देखकर खूनी बाबा का दिमाग खराब हो जाता है और वो ग्रैनी से बोलता है कि ग्रैनी, ये रोने धोने का वक्त नहीं है, ये तो बदला लेने के समय है। इस जंगली सुअर ने तुम्हारे पति को मारने की हिम्मत भी कैसे की, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने। इसलिए तुम अब ग्रैंडपा का बदला लो और अपना पुराना हिसाब भी पूरा कर लो, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे पे इस खूनी पिग ने तुमसे गद्दारी की थी। जाओ इसे मार मार कर इसकी हालत खराब कर दो, जिससे ये दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। और ये सुनकर ग्रैनी रोना बंद करती है और वो खूनी पिग की तरफ मुड़ती है और वो खूनी पिग से बोलती है कि तुमने ग्रैंडपा को मार के अच्छा नहीं किया। एक तो पहले ही तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो और मेरे घर पे जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलने के बाद ग्रैनी सीधा खूनी पिग की तरफ दौड़ लगा देती है और वो उछलकर उस पे हमला करती है, लेकिन खूनी पिग उसका ये हमला रोक लेता है और फिर वो ग्रैनी का घंटा बजा देता है, जिससे ग्रैनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से से खूनी पिग को देखने लगती है और फिर दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ग्रैनी से एक लात खाके खूनी पिग भड़क जाता है और वो ग्रैनी को नीचे गिरा के उस पे गुस्से बरसाने लगता है। इतने गुस्से ग्रैनी सह नहीं पाती और वो वहीं बेहोश हो जाती है। खूनी पिग ने तो आज ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों को अकेले ही ठिकाने लगा दिया, लेकिन ये बात मिस्टर मीट को पसंद नहीं आती और वो खूनी पिग से बोलता है कि खूनी पिग, तुमने आज फिर से हम लोगों से गद्दारी की है और इसलिए मैं तुम्हें मार के तुम्हारा सारा मीट कुत्तों को खिला दूंगा। और तभी इविल नन बोलती है कि मिस्टर मीट, तुम इसको कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरा शिकार है। मैं बहुत टाइम से ये खूनी पिग का गला दबाने के इरादे में थी, क्योंकि इसने हमेशा गुल्ली बुल्ली का साथ दिया है। और तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम लोगों से एक काम तो ठीक से होता नहीं है। पहले भी मैंने तुम दोनों को गुल्ली बुल्ली को पकड़ने का काम दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ था और तुम दोनों की गलती के कारण वो हमारे चंगुल से भाग गए थे। अगर तुम दोनों पहले ही अच्छे से काम करते तो हमको आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और रही बात ये खूनी पिग की, तो इसको तो अब मुझे ही ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि इसने तो ग्रैनी ग्रैंडपा को भी आराम से हरा दिया और मैं नहीं चाहता कि ये तुम दोनों को मार के यहाँ से भाग जाए। खूनी पिग जैसे ही खूनी बाबा की बात सुनता है तो वो घबरा जाता है और वहाँ से अपनी बाइक पे बैठकर भागने लगता है। ये देखकर मिस्टर मीट खूनी बाबा से बोलता है, खूनी बाबा देखो, वो मलिच्छा यहाँ से अपनी बाइक से भाग रहा, आप कुछ करिए जिससे उसका गला मेरे हाथों में हो और फिर मैं उसका मीट अपनी दुकान पे बेच सकूं। तुम चिंता मत करो मिस्टर मीट, ये गद्दार यहाँ से कहीं भागकर नहीं जा पाएगा, बस तुम देखते जाओ कि अब मैं क्या करता हूँ। और इतना बोलते ही खूनी बाबा अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ देता है, जिससे एक बिजली निकलती है और ग्रैनी के पूरे घर के आसपास एक शील्ड बन जाती है, जिससे ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। और फिर खूनी पिग जैसे ही उस शील्ड को पार करने की कोशिश करता है, वो उससे टकरा जाता है और अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। खूनी पिग को घायल देखकर खूनी बाबा उसकी तरफ चलकर आता है
और उसको देखने लगता है कि कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया। और खूनी पिग को होश में देखकर खूनी बाबा उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक आखिरी मौका है, तुम काफी ताकतवर हो, अगर तुम गुल्ली बुल्ली का साथ छोड़कर मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें और ताकतवर बना दूंगा, जिससे तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन खूनी पिग को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और वो सीधे खूनी बाबा को उछलकर एक लात मारता है, जिससे खूनी बाबा दूर जाके गिरता है। इतनी तेज लात खाकर तो खूनी बाबा का दिमाग घूम जाता है, लेकिन इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो खूनी पिग से बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक आखिरी मौका दे रहा था, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। और इतना बोलते ही खूनी बाबा सीधा खूनी पिग की तरफ दौड़ के जाता है और पहले तो वो उसका फ्यूज उड़ाता है और फिर उसका उठाकर जमीन में घुसा देता है। ये जमीन में घुसाने का धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज गुल्ली बुल्ली और बाबा तक भी पहुंचती है और ये लोग तेजी से अपनी गाड़ी ग्रैनी के घर की तरफ ले जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग ग्रैनी के घर पहुंच जाते हैं और बाबा पहली बार खूनी बाबा को देखते हैं और फिर बाबा अपनी बाइक से उतरते हैं और खूनी बाबा की ओर बढ़ते हैं और वो उससे बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ही वो खूनी बाबा जिसने मेरी जादुई छड़ी चुराई है और उसका फायदा उठाकर तुम गुल्ली बुल्ली को परेशान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये नौटंकी अब और नहीं चलेगी क्योंकि मैं तुम्हें मार के अपनी छड़ी तो वापस लूंगा ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ आज ये ग्रैनी, ग्रैंडपा, मिस्टर मीट इविल नन और ये स्लेंडर मैन भी मरेंगे, जिसके बाद तुम लोग कभी गुल्ली बुल्ली को क्या किसी भी इंसान को परेशान नहीं कर पाओगे क्योंकि आज तुम लोगों का आखिरी दिन है, तो तैयार हो जाओ तुम सब मरने के लिए। ये सुनकर खूनी बाबा बोलता है कि अब ये तुम्हारी छड़ी नहीं रही, अब ये मेरी छड़ी है और इसकी जादुई शक्तियों से मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और बिगाड़ो भी कैसे, पहले तुम यहाँ अंदर आके तो दिखाओ, फिर देखते हैं कि किसका आखिरी दिन है, तुम्हारा या फिर हमारा। तुम अंदर आने की कोशिश भी करोगे तो जल के राख हो जाओगे, वो भी जिंदा। और तभी गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी गाड़ी से उतर के नीचे आ जाते हैं और रॉड बोलता है बाबा वो देखिए ये शील्ड तो आपके जादुई छड़ी से बनाई गई है और इसको तोड़ने के लिए आपके पास कुछ तो जुगाड़ होगा ही जिससे ये शील्ड टूट सके। और फिर बाबा बोलते हैं कि मुझे पता है कि इसको कैसे तोड़ना है, इसीलिए तुम लोग अब थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि अब मैं इस शील्ड को तोड़ने जा रहा हूँ। अगर तुम लोग पीछे नहीं हुए तो तुम लोगों को चोट भी आ सकती है। बाबा की बात सुनकर ये सब लोग पीछे हट जाते हैं और फिर बाबा अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर तभी ये देखकर खूनी बाबा बोलता है कि ये तुमने कैसे किया, इस शील्ड को तोड़ना तो नामुमकिन है, तो तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। और इसका जवाब देते हुए बाबा खूनी बाबा से बोलते हैं कि ये छड़ी मेरी है, इसलिए तुमसे ज्यादा इस छड़ी के बारे में मैं जानता हूँ और इसके सारे जादू को कैसे किया जाता है और कैसे तोड़ा जाता है ये तुमसे ज्यादा मुझे पता है। ये देखकर खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ के छड़ी के पास जाता है और छड़ी को उठा लेता है और फिर वो बाबा की तरफ मुड़ता है। इसके बाद वो बाबा से कहता है कि तुमने उस शील्ड को तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी एक हथियार बचा हुआ है जिसको देखने के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि खूनी बाबा के चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इतना बोलते ही खूनी बाबा अपनी छड़ी को आसमान की तरफ करता है और उसमें से एक बिजली निकलने लगती है और फिर एक बिजली आसमान से निकलती है और वो सीधे नकली खूनी पिग पे गिरती है और नकली खूनी पिग फिर से सिलेंडर मैन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखकर शॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बाबा से बोलता है कि बाबा कुछ करिए, नहीं तो अगर इस खूनी बाबा ने उसको वापस सिलेंडर मैन बना दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सिलेंडर मैन पहले से बहुत ताकतवर हो गया है, इसलिए उसको हराना मुश्किल होगा। खूनी बाबा शॉन की बातें सुनकर इविल नन और मिस्टर मीट को बोलता है कि जल्दी से जाके उस बाबा को पकड़ो, नहीं तो वो मुझे सिलेंडर मैन को पहले जैसा नहीं करने देगा। खूनी बाबा की बात सुनकर इविल नन्स और मिस्टर मीट सीधे बाबा की ओर दौड़ लगा देते हैं और बाबा उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर सीधे उन दोनों पर टूट पड़ते हैं और दोनों को एक साथ स्पीयर मार देते हैं। और ये स्पीयर इतना जोरदार था कि इविल नन और मिस्टर मीट दोनों ग्रैनी के घर की दीवार तोड़कर सीधे अंदर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खूनी बाबा इन सब का फायदा उठाकर सिलेंडर मैन को पहले जैसा करने में कामयाब हो जाता है और सिलेंडर मैन पहले जैसा होकर सीधे जमीन पर आकर खड़ा हो जाता है। और इधर बाबा इविल नन और मिस्टर मीट को देख रहे होते हैं कि कहीं ये दोनों अभी होश में तो नहीं है और उनको बेहोश देखकर बाबा ग्रैनी के घर से बाहर निकलते हैं और उनकी नजर सीधा सिलेंडर मैन पर जाती है और सिलेंडर मैन को देखकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं और उसको एक जोरदार स्पीयर लगा देते हैं और सिलेंडर मैन को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन सिलेंडर मैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से उठकर बैठ जाता है। ये देखकर बाबा उसका सर पकड़ते हैं और गुस्से मार मार कर सिलेंडर मैन का मुंह लाल कर देते हैं। लेकिन इतने से बाबा का मन नहीं भरता और फिर बाबा उसको एक सुपर किक मार के नीचे गिरा देते हैं जिससे सिलेंडर मैन वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देखकर खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने अभी सिलेंडर मैन को ठीक किया था और बाबा ने उसको इतनी आसानी से हरा दिया। और फिर वो बाबा से बोलता है कि तुमने सिलेंडर मैन को तो हरा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जीत गए। मैं तुम्हें अकेले हराने की शक्ति रखता हूँ और तुम्हारी इस छड़ी से मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि तुम्हें चुटकियों में हरा दूंगा।
और फिर तुम मुझे कभी दोबारा परेशान नहीं कर पाओगे और उसके बाद मैं इस दुनिया पे राज करूंगा और ये गुल्ली बुल्ली को जिंदगी भर अपना नौकर बनाकर रखूंगा। बाबा को ये बात पसंद नहीं आती और वो बिना कुछ बोले खूनी बाबा को जाके एक किक मारते हैं और फिर बाबा खूनी बाबा को घुसे पे घुसे मारने लगते हैं, जिससे खूनी बाबा की हालत खराब हो जाती है और लास्ट में एक जोरदार किक खा के खूनी बाबा दूर जाके गिरता है और वही ढेर हो जाता है। और इस तरफ ग्रैनी को होश आ गया है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है और वो इधर उधर देखने लगती है और तभी उसको याद आता है कि ग्रैंडपा के पिछवाड़े में तो उनका ही हथियार घुस गया था और वो पीछे मुड़कर जल्दी से ग्रैंडपा की तरफ भाग के जाती है और उनका हथियार उनके पिछवाड़े से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी ग्रैनी का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पे जाके गिरती है और वो हथियार ग्रैंडपा के पिछवाड़े से निकलकर सीधे जाके ग्रैनी के मुंह में घुस जाता है, जिससे ग्रैनी कुछ बोल नहीं पाती और वो वहीं पे तड़पने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही तड़पते तड़पते ग्रैनी बेहोश हो जाती है और तभी ग्रैंडपा को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और वो ग्रैनी की ऐसी हालत देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उनका दिमाग खराब होने लगता है और फिर वो बाबा से कहते हैं कि तुमने हमेशा मुझे और ग्रैनी को परेशान किया है और आज भी तुम्हारी गलती की वजह से ही ग्रैनी की ऐसी हालत है, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल के ग्रैंडपा बहुत तेज चिल्लाते हैं और सीधे बाबा की तरफ गुस्से से दौड़ लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा बाबा के पास पहुंचते हैं बाबा उनका घंटा बजा देते हैं और फिर वो ग्रैंडपा को उठाकर जमीन में घुसा देते हैं और इस धमाके की आवाज सुनकर खूनी बाबा को होश आ जाता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और सीधे उड़कर कहीं जाने लगते हैं, लेकिन खूनी बाबा उड़कर आखिर कहाँ जा रहे हैं। और तभी वो ग्रैनी के घर के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं और बाबा से बोलते हैं कि तुमने आज मेरी बहुत सुताई की है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे सबसे ताकतवर साथी से मिलो और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो पहले उसका सामने करो। और इतना बोलते ही खूनी बाबा किसी को आवाज देके बुलाने लगता है, लेकिन आखिरकार ये किसको बुला रहा है? अरे ये क्या, ये तो तुम सहूर है और ये तो सीधे बाबा की तरफ ही बढ़ रहा है और फिर वो सीधे बाबा पे एक जोरदार हमला करता है और बाबा को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता और ये हमला इतना जोरदार था कि बाबा सीधे बेहोश हो जाते हैं और अब उनको वापस होश में आने में बहुत वक्त लगेगा। तभी तुंग सहूर को देखकर बुल्ली बोलता है कि तुम तो वही पेड़ जैसे दिखने वाले शैतान हो जिससे हमारी बाबा के घर जाते वक्त में मुलाकात हुई थी और तुम हमको मारना चाहते थे और तुमको तो सायरन हेड ने हरा दिया था, तो तुम यहाँ कैसे आए? बुल्ली की बात सुनकर तुंग सहूर बोलता है कि अच्छा, तो तुम काले भूत जैसे दिखने वाले एलियन की बात कर रहे हो जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। पिछले बार तो उसने मुझे हरा दिया था, लेकिन उसके बाद खूनी बाबा मुझे वहाँ से लेके अपने साथ आ गए थे और उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दे दी है कि अब मुझे कोई भी ऐरा गहरा एलियन नहीं हरा सकता, वो तुम्हारा काला भूत भी नहीं। इसलिए अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उस समय तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये तुम्हारा बाबा, इसको तो मैंने पहले ही हरा दिया है और ये तो बहुत कमजोर था, मेरे एक ही हमले से इसकी हवा निकल गई। और तभी गुल्ली रॉड से बोलता है कि रॉड तुम कुछ करो, क्योंकि इस तुंग सहूर ने तो बाबा को भी एक बार में बेहोश कर दिया, अब तुम ही हमको इससे बचा सकते हो, क्योंकि हम तीनों इतने बड़े पौधे से कैसे लड़ेंगे, ये तो हमको भी अपने बैट से मार मार के बेहोश कर देगा। गुल्ली की बात सुनकर रॉड तुंग सहूर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर रॉड अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेता है। एक्सट्रीम मोड ऑन करने के बाद रॉड एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला तुंग सहूर की ओर फेंकता है, लेकिन उसका ये अटैक फेल हो जाता है। इसके बाद रॉड सीधे तुंग सहूर की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुंग सहूर उस पे बैट से हमला करता है, जिससे रॉड भी शॉन के पास जाके गिरता है और उसका एक्सट्रीम मोड ऑफ हो जाता है। रॉड पे हमला करने के बाद तुंग सहूर को अब कोई रोक नहीं सकता और वो रॉड से बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं तुमसे पहले भी लड़ चुका हूँ और मुझे अब तुम्हारे सारे वार पहले से पता है, इसलिए तुम्हारे सारे हमले बेकार हैं। तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम मुझसे तो नहीं जीत पाओगे और तुम्हें हराने के बाद मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा और खूनी बाबा के साथ मिलकर दुनिया पे राज करूंगा। तभी शॉन रॉड को उठने में मदद करता है और रॉड उठकर बैठ जाता है। रॉड को अभी भी सही सलामत देखकर तुंग सहूर को गुस्सा आता है और वो सीधे उन पे हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी तुंग सहूर को अपनी तरफ आता देखकर शॉन बोलता है कि रॉड जल्दी से उठो, क्योंकि वो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी मार देगा और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। और तभी रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और तुंग सहूर उन पे हमला करता। उससे पहले ही वो अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करके एक आइस की शील्ड बना लेता है, लेकिन तुंग सहूर भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो इस शील्ड पे बैट मार मार के उसको तोड़ने की कोशिश करने लगता है। शील्ड को धीरे धीरे टूटता हुआ देखकर गुल्ली रॉड से बोलता है कि रॉड कुछ तो करो, ऐसे तो वो ये शील्ड तोड़ देगा और फिर हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और वो हमसे पिछले बार का बदला भी लेना चाहता है। अगर ये शील्ड टूटी तो आज हमारा आखिरी दिन होगा। तभी रॉड बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ इस्तेमाल कर ली है, मुझे वापस अपनी शक्तियाँ रिस्टोर करने में टाइम लगेगा, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक लास्ट ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और फिर रॉड उस शील्ड को तुंग सहूर
सहूर की तरफ फेंक देता है, जिससे तुंग सहूर दूर जाके फेंकाता है, लेकिन वो तुरंत उठकर खड़ा भी हो जाता है। लेकिन इस तरफ रॉड की शक्तियाँ खत्म होने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये देखकर तुंग सहूर बोलता है कि अब तो तुम्हारा ये बर्फ फेंकना वाला दोस्त भी बेहोश हो चुका है और तुम्हारे बाबा को तो मैं पहले ही तारे दिखा चुका हूँ, लेकिन अब तुम लोग तैयार हो जाओ जहन्नुम देखने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका और अब तो तुम्हें बचाने के लिए वो काला भूत भी नहीं आएगा जिसने पिछले बार तुम लोगों की मदद की थी। तो बताओ तुम तीनों में से सबसे पहले कौन मरना पसंद करेगा, और जो सबसे पहले मरने पसंद करेगा उसको मैं सबसे आसान मौत दूंगा। ये सुन के गुल्ली अपनी जेब से एक लाल कलर का बटन निकालता है और बोलता है कि आज हम तीनों में से किसी का भी मरने का मन नहीं है, इसलिए तुम ये दोबारा पूछने के लिए जिंदा बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोल के गुल्ली वो लाल बटन दबा देता है, जिससे एक तेज सायरन की आवाज आती है। और तभी इस सायरन की आवाज की वजह से आसमान से कोई चीज नीचे की तरफ आने लगती है। लेकिन ये क्या चीज है? अरे ये क्या? ये तो सायरन हेड का यूएफओ है। और तभी वो यूएफओ इनके ऊपर आके रुक जाता है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है, जिसको सब देखने लग जाते हैं। और उसमें से 2 लोग बाहर आते हैं। अरे ये क्या? ये तो बड़ा और छोटा सायरन हेड है। दोनों सायरन हेड को देखकर बुल्ली बोलता है कि अरे छोटे, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम ये सायरन की आवाज सुनकर यहाँ आए हो जो गुल्ली ने बजाया है? और अगर ऐसा है तो तुमने गुल्ली को ये सायरन बजाने वाला बटन कब और कैसे दिया, क्योंकि इसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी बुल्ली के सवाल का जवाब देते हुए छोटा सायरन हेड बोलता है कि हाँ बुल्ली, तुमने बिल्कुल सही सोचा। हम लोग यहाँ ये सायरन की आवाज सुनकर ही आए हैं और मैंने ये सायरन बजाने वाला बटन गुल्ली को पिछली बार दिया था ताकि तुम लोग अगर कोई मुसीबत में फंसो और बाबा तुम्हें बचाने ना आ पाए तो तुम मुझे वहाँ बुला सको। तभी ये सब देखकर तुंग सहूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछले बार सायरन हेड ने इसकी बहुत बुरी सुताई की थी। इसीलिए वो इनको देखकर बोलता है कि एक काले भूत जैसे दिखने वाले एलियन, तुम लोग यहाँ फिर से आ गए और अब जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो जिंदा वापिस तो नहीं जा पाओगे। मैं तुमसे अपना पिछले बार का हिसाब भी चुकता कर लूंगा। तभी छोटा सायरन हेड तुंग सहूर की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि हम लोग तुम्हें पिछले बार भी बहुत बुरी तरह हरा चुके हैं और तुम तो बहुत कमजोर हो हमारे सामने। क्या तुम्हें पिछले बार की सुताई याद नहीं है क्या? और अगर ऐसा है तो बताओ, तुम्हें अभी याद दिला देते हैं। और तुमने पिछले बार बोला था ना कि तुम तो हमारे जैसे ही दिखते हो, तो चलो तुम्हें हमारे जैसा बना ही दिया जाए। तुम्हारे लिए तो हमारे जॉम्बीज ही काफी है। और छोटे सायरन हेड के इतना बोलते ही यूएफओ से फिर से वो तेज रोशनी निकलती है और इस बार उसमें से 2 जॉम्बीज बाहर आते हैं। और तभी छोटा सायरन हेड उन दोनों जॉम्बीज को दुश्मन पे हमला करने का आदेश देते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा आज का खाना है, जाओ इसको काट काट के अपने जैसा बना दो। तभी वो दोनों जॉम्बीज छोटे सायरन हेड को सैल्यूट करते हैं और खाना खाना बोलते हुए अपने खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या? ये जॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ये गुल्ली बुल्ली और शॉन को ही तो अपना खाना नहीं समझ रहे? और अगर ऐसा है तो अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को कौन बचाएगा? दोनों जॉम्बीज को गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ता देखकर छोटा सायरन हेड भागकर दोनों जॉम्बीज के पास आता है और उनकी खातिरदारी कर देता है। सायरन हेड से मार खा के दोनों जॉम्बीज उठते हैं और फिर छोटा सायरन हेड उनसे बोलता है कि बेवकूफों, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा खाना गुल्ली बुल्ली और शॉन नहीं है, बल्कि वो तुंग सहूर है। जाओ जाके उस पे हमला करो और उसको अपने जैसा बना दो। ये सुनकर दोनों जॉम्बीज को समझ आता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन उनके दोस्त हैं और तुंग सहूर उनका दुश्मन है। और फिर वो दोनों चिल्लाते हुए तुंग सहूर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। दोनों जॉम्बीज को अपनी तरफ आता देखकर तुंग सहूर हंसने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि दोनों उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। और जैसे ही दोनों जॉम्बीज उसके पास पहुंचते हैं, तुंग सहूर दोनों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो इन पे अपने बैट से हमला करता है, दोनों जॉम्बीज उसकी तरफ जंप लगा देते हैं और एक जॉम्बी उसके बैट पर चिपक जाता है और दूसरा जॉम्बी उसके पैर पर चिपक जाता है। दोनों जॉम्बीज को अपने ऊपर चिपका हुआ देखकर तुंग सहूर को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और वो दोनों जॉम्बीज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों जॉम्बीज इतने जिद्दी है कि वो तुंग सहूर पे से हटने का नाम नहीं ले रहे। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी दोनों जॉम्बीज तुंग सहूर के ऊपर से नहीं हटते। लेकिन इतनी ही देर में एक जॉम्बी तुंग सहूर को काट लेता है, जिसके कारण तुंग सहूर गिर जाता है। और फिर दोनों जॉम्बीज मिलके तुंग सहूर को खाना समझकर काटने लगते हैं ताकि वो भी इनकी तरह ही बन जाए। ये देखकर खूनी बाबा बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इन सब में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन मैंने गलत सोचा था। तुम इतने बड़े होके भी ये छोटे छोटे जॉम्बीज से हार गए। लगता है अब मुझे ही ये दोनों भूतों का काम तमाम करना होगा और सबसे पहले मैं ये बड़े वाले भूत को मारूंगा, क्योंकि मुझे ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद है। ये छोटे वाले को तो मैं बड़ी आसानी से हरा दूंगा, जिसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि तुम तो बाबा जैसे दिख रहे हो, तुम तो गुल्ली बुल्ली के दोस्त थे, तो तुम हमसे लड़ना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो गुल्ली बुल्ली का साथ देना चाहिए दुश्मनों से लड़ने में। तभी
तभी शॉन बोलता है कि छोटे, ये बाबा नहीं है और ना ही ये कोई हमारा दोस्त है। उसके चेहरे पे खून देखो और उसकी शक्ल देखो कितनी डरावनी है, क्योंकि इसका नाम खूनी बाबा है और इसने ही ये सारे दुश्मनों को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि ये हम लोगों को मार सके। देखो, इसने रॉड और बाबा को भी अपने साथियों के साथ मिलकर बेहोश कर दिया और अगर तुम हमको बचाने नहीं आते तो ये हम तीनों को भी मार देता और फिर ये दुनिया पे राज करता। तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि इसके लिए तो मेरे पापा ही काफी है और फिर वो अपने पापा को खूनी बाबा को मारने के लिए बोलता है। छोटे की बात सुनते हुए बड़ा सायरन हेड बगल में लगे हुए पेड़ के पास जाता है और उसको जमीन से निकलने लगता है और वो उस पेड़ को निकाल के सीधे खूनी बाबा की तरफ फेंकता है। लेकिन खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक लेजर अटैक करता है जिससे उस पेड़ में हवा में ही आग लग जाती है और वो नीचे गिरकर जलने लगता है। और फिर ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी बाबा को हंसता देखकर सायरन हेड को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपना सायरन बजाने लगता है और गुस्से से खूनी बाबा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सायरन हेड की तरफ बहुत तेजी से एक कुल्हाड़ी आती है और वो सीधे सायरन हेड की पीठ पर आके लगती है, जिसके कारण सायरन हेड वहीं पर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन ये कुल्हाड़ी आखिर किसने फेंकी है? अरे ये क्या, ये तो जेसन है। लेकिन जेसन यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये ग्रैनी के बर्थडे के दिन का बदला गुल्ली बुल्ली और शॉन से लेने आया है। जेसन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन के चेहरे की हंसी डर में बदल जाती है और तभी शॉन छोटे सायरन हेड से बोलता है कि छोटे, कुछ करो, नहीं तो ये खूनी जेसन हम सबको मार डालेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इसने पहले भी हमको मारने की कोशिश की थी और हम बहुत मुश्किल से बचे थे। इस बार जेसन बहुत गुस्से में दिख रहा है, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी छोटा सायरन हेड दोनों जोम्बीज को जेसन को मारने का इशारा करता है और छोटे सायरन हेड की बात सुनते ही दोनों जोम्बीज तुंग 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 सहूर को खाना छोड़कर जेसन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगता है जेसन को भी दोनों जॉम्बीज अपना आज रात का खाना बना लेंगे, क्योंकि जेसन के पास तो अब कोई हथियार ही नहीं है जिससे वो जॉम्बीज से लड़ सके। और दोनों जॉम्बीज जेसन के एकदम पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी जेसन अपने पीछे से एक खंजर निकाल लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे दोनों जॉम्बीज पे हमला कर देता है, जिसके कारण दोनों जॉम्बीज का सर उनके शरीर से अलग हो जाता है। और फिर जेसन छोटे सायरन हेड की तरफ मुड़ता है और सीधे उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगा देता है और वो उछल के उस पे हमला करता है। लेकिन छोटा सायरन हेड उसके इस वार से बच जाता है और जैसे ही जेसन उसकी तरफ मुड़ता है, छोटा सायरन हेड एक जोरदार किक जेसन को मारता है। लेकिन इससे जेसन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है। और फिर जेसन बहुत गुस्से से छोटे सायरन हेड पे एक के बाद एक हमले करने लगता है। लेकिन छोटा सायरन हेड बहुत फुर्तीला है, वो जेसन के सारे वार से बच जाता है। लेकिन तभी जेसन उस पे एक और हमला करता है और इस बार उसके हमले से छोटा सायरन हेड बच नहीं पाता और उसका एक हाथ अलग हो जाता है। तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि रुक जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम ये खूनी बाबा का साथ क्यों दे रहे हो? तुम हमारा साथ दो और गुल्ली बुल्ली को माफ कर दो और हमारे साथ मिलके ये खूनी बाबा को हराने में हमारी मदद करो। तभी खूनी बाबा बोलता है कि जेसन, इसकी बात पे ध्यान मत दो। याद करो, ये गुल्ली बुल्ली और शॉन ने तुमको 2 बार परेशान किया है, एक बार पहले और दूसरी बार ग्रेनी के बर्थडे पे। इसलिए तुम ज्यादा सोचो मत और सीधा इन पे हमला करके इनको मार दो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो हम लोग मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे और फिर हमें कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। और जैसे ही जेसन छोटे सायरन हेड पे हमला करने वाला होता है, तभी गुल्ली उसके पीछे कूद जाता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन जेसन गुल्ली को छोटे सायरन हेड की तरफ फेंक देता है, जिससे दोनों जाके जमीन पे गिर जाते हैं। और फिर जेसन बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है और रही बात दुनिया पे राज करने की, तो उसके लिए मुझे तुम जैसे बुढ़े के साथ की जरूरत नहीं है। दुनिया पे राज करने के लिए जेसन अकेला ही काफी है, क्योंकि जेसन किसी की बात सुनकर काम नहीं करता, बल्कि जेसन सिर्फ अपनी माँ की सुनता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि इन जैसे इंसानों ने उनको मार दिया। इसलिए अब जेसन किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और उन इंसानों में तुम भी आते हो और इतनी देर से बोल बोल के तुम मुझे डिस्टर्ब भी कर रहे हो। इसलिए अब सबसे पहले मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन तभी बाबा को भी होश आने लगता है और फिर वो उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा का इतना भयानक रूप देखकर जेसन को डर लगने लगता है, क्योंकि बाबा पहले भी जेसन को बहुत बुरी तरीके से हरा चुके हैं और दूसरी बार भी जेसन बाबा से डर के भाग गया था। और तभी आसमान से कोई हथियार नीचे की ओर आने लगता है और वो सीधे जेसन के सामने आके गिरता है, जिससे एक धमाका होता है और सब लोग दूर जाके गिरते हैं। और फिर वो हथियार उस जगह पे लेविटेट होने लगता है और उसमें से बिजली निकल रही होती है। तभी बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और वो हथियार बाबा के हाथ में आ जाता है। इसका मतलब ये हथियार और किसी का नहीं
बल्कि बाबा का था। तभी खूनी बाबा ये सब देखकर बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी शक्तियाँ हैं, लेकिन मेरे सामने ये सब काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे सामना करके दिखाओ। खूनी बाबा के इतना बोलते ही एक बिजली उस पे गिरती है और वो वहाँ से उड़कर कहीं जाने लगता है। इस बार बाबा उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उसके पीछे पीछे वो भी उड़कर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, खूनी बाबा तो काली पहाड़ी पे आ गया है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ यहाँ पे डबल हो जाती है। और तभी बाबा भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन बाबा को इस बात का अंदाजा नहीं है कि खूनी बाबा को यहाँ पर हराना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। और फिर बाबा बिना कुछ सोचे समझे खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं, और खूनी बाबा भी बाबा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और फिर बाबा खूनी बाबा को एक जोरदार किक मारते हैं, जिससे खूनी बाबा दूर जाके फेंकाता है और उसको उठने का मौका ही नहीं मिलता। उससे पहले ही बाबा उस पे मुक्के बरसाने लगते हैं। 4-5 मुक्के खाने के बाद अगला मुक्का खूनी बाबा रोक लेता है और बाबा को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन बाबा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। और तभी उनके अंदर से फिर से बिजली जादू से एक निकलने लगती है। ये देखकर खूनी बाबा भी अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है और फिर वो अपनी हैमर को मंगवाता है और फिर दोनों अपना अपना हथियार एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं और दोनों का हथियार बीच हवा में ही टकरा जाता है, जिसके कारण उनके बीच में से चिंगारी निकलने लगती है और इसके कारण कभी भी धमाका हो सकता है। तभी खूनी बाबा बाबा से बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस काली पहाड़ी पे मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरी शक्तियाँ 10 गुना हो जाती हैं और तुम्हारी छड़ी की मदद से मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा और फिर तुम्हें मार के इस दुनिया पे राज करूंगा, तो तुम तैयार हो जाओ मेरे हाथों मरने के लिए। खूनी बाबा की इतनी बकवास सुन के बाबा भड़क जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से गुल्ली बुल्ली को मारने दूंगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज मेरा नहीं तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस धरती पे। लेकिन तभी इन दोनों के हथियार के इतने देर तक टकराने के कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के कारण बाबा दूर जाके गिरते हैं और उनका एक्सट्रीम मोड भी ऑफ हो जाता है। लगता है बाबा को बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे ये क्या, बाबा तो बेहोश ही हो गए। इधर दूसरी तरफ खूनी बाबा भी दूर जाके फेंकाता है और वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर वो रेंग रेंग के कहीं जाने लगता है। लेकिन खूनी बाबा आखिरकार कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या, खूनी बाबा तो जादुई छड़ी की ओर बढ़ रहा है ताकि वो फिर से ठीक हो सके। और फिर खूनी बाबा उस छड़ी के पास पहुंच जाता है और बिना वक्त बर्बाद किए उस छड़ी को इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण उसमें से एक बिजली निकलती है और सीधा आसमान में जाती है और तभी उसके ऊपर बहुत जोरदार बिजली गिरती है, जिसके वजह से वो एकदम पहले की तरह ठीक हो जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ भी वापस आ जाती हैं। और फिर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है और इस तरफ बाकी सबको भी होश आ गया है और सब लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, साथ में अपना अपना हथियार भी ले लेते हैं। लेकिन आखिरकार तुंग 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 सहूर कहाँ पे है? अरे ये क्या, तुंग तुंग सहूर तो गुल्ली बुल्ली और सायरन हेड का साथ दे रहा है। लगता है जॉम्बीज के काटने की वजह से वो अब इनकी तरफ हो गया है और छोटे सायरन हेड ने अपना हाथ भी रिजेनरेट कर लिया है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने हमारा एक साथी अपनी तरफ कर लिया तो क्या हो गया, हम लोग अभी भी तुम सबको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और अब तो जेसन भी आ गया है, वो तुमको जिंदा तो यहाँ से नहीं जाने देगा और तुमको बचाने के लिए अब तुम्हारा बाबा भी यहाँ पर नहीं है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और तुमको मारने के बाद आज हम लोग तुम्हारी बिरयानी बना के पार्टी करेंगे। तभी गुल्ली बोलता है कि ग्रैंडपा, लगता है बुढ़ापे के कारण आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार देखो हम लोग तुम लोगों से ज्यादा है और रही बात बाबा की यहाँ ना होने की, तो तुम्हारा खूनी बाबा भी तो यहाँ नहीं है, इसलिए तुमको अब हम लोगों से कौन बचाएगा, इसलिए मरने के लिए तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ। गुल्ली के इतना कहते ही सब लोग इन लोगों पे हमला कर देते हैं। जेसन तुंग तुंग सहूर का बैट अपने तलवार से काट देता है और वो उस पे हमला करने ही वाला रहता है। तभी छोटा सायरन हेड उसको एक लात मार के नीचे गिरा देता है। इसकी वजह से जेसन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उठकर सोचता है कि आज वो इसका काम तमाम ही कर देगा, लेकिन वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है तुंग तुंग सहूर उसको एक लात मार देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है और वही ढेर हो जाता है। और इधर सायरन हेड और स्लेंडरमैन के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जिसमें सायरन हेड एक जोरदार किक स्लेंडरमैन को मार देता है। इतनी जोरदार किक खाकर स्लेंडरमैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो जैसे ही सायरन हेड पे हमला करने वाला रहता है, सायरन हेड उसको नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर घुसों की बारिश कर देता है, जिसके कारण स्लेंडरमैन की हालत खराब हो जाती है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन और खूनी पिग मिलके मिस्टर मीट की हजामत बना रहे होते हैं। लेकिन आखिर ये पॉटी बॉय शॉन क्या कर रहा है? अरे ये क्या, ये तो लड़ाई के बीच में मिस्टर मीट को मारने की जगह इसका मीट खाने में बिजी है। लगता है पॉटी बॉय शॉन को 10 दिनों से खाने को नहीं मिला है और खूनी पिग मिस्टर मीट के कंधे पे चढ़ के उसके सिर पे मुक्कों की बारिश कर रहा है। ग्रैंडपा जैसे ही गुल्ली पे हमला करते गुल्ली उनके वार से बच जाता है और बिना देरी किए वो ग्रैंडपा का खून उड़ा देता है और ग्रैंडपा दर्द सह नहीं पाते और उसके कारण जमीन पे गिर जाते हैं और उनका काम तमाम हो जाता है। और इधर ग्रैनी भी अपने बैट से बुल्ली पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बुल्ली उसके हमले से बचते हुए उसके पीछे आ जाता है और फिर उसको पीछे से एक किक मार देता है, जिसके कारण ग्रैनी यहीं पर गिर जाती है और इसके बाद भी बुल्ली का मन नहीं भरता और फिर वो उस पे एक के बाद एक किक मारने लगता है।
इतना मार खाने के बाद ग्रैनी ग्रैंडपा से मदद मांगती है और बोलती है, ए बुढ़े मेरी मदद कर, नहीं तो ये मुझे आज फिर से मार ही डालेगा, और अगर मैं मर गई तो फिर तेरे लिए खाना कौन बनाएगा। ये सुन के ग्रैंडपा बोलते हैं, ओए सन की बुढ़िया, पहले अपनी खराब आंखें खोल के देख, मेरी हालत तुझसे ज्यादा बुरी है, तुझसे पहले तो मैं ही मर जाऊंगा, क्योंकि इसने इतना बुरी हालत कर दी है मेरी कि मुझसे अब उठा भी नहीं जा रहा। और इधर इविल नन रॉड पे भारी पड़ रही है, क्योंकि उसके हमले से ही रॉड जमीन पे गिर जाता है और फिर इविल नन उस पे एक के बाद एक हैमर से वार किए जा रही है। तभी रॉड इविल नन का हमला रोकते हुए उसको फ्रीज कर देता है और इविल नन वहीं पे जम जाती है। और इधर खूनी बाबा को बेहोश देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्या वो बाबा को मारने जा रहा? आपको क्या लगता है? ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और फिर खूनी बाबा के पास पहुंचकर उसको देखता है, फिर अपनी जादुई छड़ी को आसमान की ओर करता है, जिससे फिर से वो तेज बिजली उसके और बाबा के ऊपर आके गिरती है, जिससे वो वहाँ से उड़कर बाबा को अपने साथ लेके चला जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और बाकी सब ने मिलकर सारे दुश्मनों को चांद तारे दिखा दिए, जिसके कारण ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि खूनी बाबा को बेहोशी की हालत में लेकर इनके सामने आ जाता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके कारण एक जादुई तलवार बाबा के ऊपर आ जाती है। और फिर खूनी बाबा उस तलवार को बाबा में घुसने का इशारा करता है, जिसके कारण वो तलवार बाबा के अंदर घुस जाती है और बाबा की मौत हो जाती है। और फिर खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि तुम्हारा बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने बोला था ना कि आज उसका इस धरती पे आखिरी दिन होगा, और अगर तुम लोगों को मेरे हाथों नहीं मरना है तो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस बाबा के साथ हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है बचने का, या तो तुम जिंदगी भर मेरे नौकर या फिर गुलाम बन के रहो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। खूनी बाबा जैसे ही ये सब बोलता है तभी इन लोगों की तरफ कोई बाइक से आने लगता है, लेकिन आखिर ये है कौन? अरे ये क्या, ये तो घोस्ट राइडर है। लगता है ये बाबा की मौत का बदला लेने आया है। इसका मतलब अब खूनी बाबा का बचना नामुमकिन है। और तभी घोस्ट राइडर अपनी बाइक से नीचे उतरता है और वो सीधे खूनी बाबा की तरफ देखने लगता है। खूनी बाबा घोस्ट राइडर को देखकर बोलता है कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अगर मुझे तुम पे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है तो देखता नहीं, सीधा मारता हूँ। खूनी बाबा की बातें सुनकर घोस्ट राइडर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर घोस्ट राइडर सीधा खूनी बाबा को मारने के लिए उस पे हमला करता है, जिसके कारण खूनी बाबा जलने लगता है और वो जलते जलते वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर घोस्ट राइडर अपनी शक्तियों से बाबा की आत्मा को वापस बुलाता है और बाबा को जिंदा कर देता है। और उसके बाद घोस्ट राइडर बिना कुछ बोले अपनी बाइक पे बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, खूनी बाबा मर गया या अभी भी जिंदा है? कमेंट में बताएं।